दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों यहाँ जो भी होमवर्क दिया जाता है, क्योंकि आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 23 नंबर का क्लास हो गया है और आज 23 नंबर क्लास में से पहले 22 क्लास हो चुका है और अब उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है वो सारा क्लास वो जो है देख चुके होंगे, क्योंकि वो जब तक वो क्लास नहीं देखिएगा आपको रिवीजन करने के लिए तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। और क्लास देखने के साथ साथ जो है आप सभी लोग टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि टेस्ट लगाने से ही जो है आपका नंबर बढ़ने वाला है। क्यों सुनिए और टेस्ट लगाइए, चाहे वो ऑफलाइन टेस्ट दीजिए या फिर ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, दोनों माध्यम से टेस्ट देते रहिए। और ग्रुप में जो 40 नंबर का टेस्ट जो कि रोज़ भेजा जाता है उसको जरूर लगाइए और उसको PDF हो सकता है तो प्रिंट निकलवा के उसको रोज़ जो है पढ़ने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन जो आपको जो हर बुक से क्वेश्चन उठा के दिया जाता है, प्रीवियस ईयर भी उसमें रहता है, लूसेंट भी रहता है, NCERT भी रहता है, SCERT बेस्ट रहता है, उसमें करंट अफेयर भी रहता है और 40 नंबर का जो टेस्ट होता है उसको लगाने का जरूर प्रयास किया कीजिएगा। जैसा कि होमवर्क में दिया गया था, फिजिक्स में तरंग चैप्टर था उसको ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद जो करंट अफेयर का बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि पहले करंट करा दीजिए क्योंकि करंट बहुत कमज़ोर है। तो करंट कमज़ोर सबका रहता है, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में करंट आएगा तो आप बच नहीं पाइएगा, इसलिए करंट को कमज़ोर ही रखिए। उसमें करंट में कितना भी देखिएगा तो हद से हद तक कवर कर लीजिएगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ छूटने को मिल जाएगा। इसलिए आपका जो अपना बेसिक सब्जेक्ट है उसको मजबूत बनाए रखिए और साथ में करंट अफेयर जो यहाँ कराया जाता है उसको पहले होमवर्क को पूरा पढ़ के कीजिएगा। आपको जैसे एग्जाम सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि एग्जाम जो है अगस्त में होने वाला है, ये सच्चाई है या यह सच्चाई नहीं है, इसके बारे में कल आपको अपडेट मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सच्चाई है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो तरंग चैप्टर दिया है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि आज साइंस स्पेशल और जो करंट स्पेशल जो है वो दोनों होने वाला है, जो कि 2023 का दिसंबर करंट हो जाएगा और 23 और 24 के बीच में जो करंट होता है उसको आज होमवर्क में दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइएगा कि तरंग जो है कितने प्रकार के होते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। और एक बात और भूल गए बोलना, इनको देखें तो अब याद आया है, ये हमारे जो उजले टी-शर्ट में बैठे हुए हैं यही हमारे भुट्टू बाबू हैं, जो कि कल आप लोग सभी लोगों से बोले थे कि कल जो है अपना चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि कल इनका चेहरा कुछ काला हो गया था और आज ये चेहरा धोधा क्या है। तो ये आज यही भुट्टू बाबू हैं, जो कि वर्तमान में हमारे वार्ड सदस्य जो होते हैं वो वार्ड सदस्य भी हैं, अपने गाँव के वार्ड सदस्य भी है और वार्ड सदस्य होते हुए भी जो ये तैयारी कर रहे हैं। सोच सकते हैं ये शिक्षक बनने का इतना जुनून इनके अंदर है, थोड़ा सा इनके अंदर नेतागिरी का लक्षण है, जो कि आपको कभी कभी झलक देखने को मिल भी जाता होगा। इसलिए इनका नेचर ही ऐसा है, इसलिए आप लोग इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। हम तो इतना जैसे मैनेज करते आ रहे हैं, आप लोग भी मैनेज कर दीजिए। तो बताइएगा दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो दो उत्तरोत्तर तरंग और गर्तों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो ठोस और द्रव में जो उत्पन्न की जा सकती है नहीं की जा सकती, इसको बताइए। ये अनुप्रस्थ जो है ये केवल ठोस में और ये ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती है, जबकि द्रव और गैस में जो अनुप्रस्थ तरंग जो है वो नहीं जा सकती। मतलब अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो किस में जा सकती है, केवल और केवल ठोस में अनुप्रस्थ तरंग जो है वो भ्रमण कर सकती है, द्रव और गैस में जो है वो अनुप्रस्थ तरंग जो है वो भ्रमण नहीं कर सकती है। बताइएगा ये जो पहले बताए थे तरंग दो प्रकार के होते हैं, पहला यांत्रिक तरंग और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंग के दो भाग होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होते हैं, ठीक है ना। यांत्रिक तरंग कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग में जो है ये आपको ठोस, ये अनुप्रस्थ तरंग जो है केवल ठोस में ही गमन करती है, द्रव और गैस में ये नहीं तरंग यह जो है नहीं जा पाती है। जैसे भूकंप का जो S तरंग है ये अनुप्रस्थ है अनुदैर्घ्य है, बताइएगा। ये अनुप्रस्थ है, भूकंप का जो S तरंग हो जाएगा ये अनुप्रस्थ हो जाएगा और जल तरंग जो है ये भी अनुप्रस्थ तरंग ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है ये किस किस में गमन कर सकती है। ये ठोस और द्रव और गैस, ये तीनों में जो है ये क्या कर सकती है, ये अनुगमन कर सकती है। यानी ये याद रखिए कि अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो केवल ठोस में जाती है और अनुदैर्घ्य जो होती है वो सभी माध्यम में वो क्या करती है, वो गमन कर सकती है। बताइएगा प्रकाश जो है पूछता है ऐसा क्वेश्चन बराबर कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो ये प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगी और ये जो अनुदैर्घ्य में ध्वनि कैसी तरंग हो जाएगी, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएंगी। और अनुदैर्घ्य तरंग जो ये तीनों माध्यम में जो क्या करती है, प्रवेश यानी गमन कर सकती है। जिसमें भूकंपीय तरंग P, देखिए S तरंग हो जाएगा अनुप्रस्थ हो जाएगा और P तरंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो तरंगों के लिए आयाम जो होता है उसको किससे सूचित करते हैं, आयाम को उसको स्मॉल a से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और इसके लिए जो एक विस्थापन जो होता है उसको किससे निर्धारित किया जाता है,
कला से। देखिए याद रखिए, विस्थापन तरंग का जो विस्थापन होता है वैसे दूरी का विस्थापन को स्मॉल एस से सूचित करते हैं, लेकिन अगर तरंग का अगर विस्थापन हो जाएगा तो उसको कला कहते हैं। क्या कहते हैं भुट्टू बाबू, क्या कहते हैं उसको? कला कहते हैं। नज़र से नज़र मिला के बात कीजिए, ठीक है ना, उसको कला कहते हैं। आगे बताइएगा कि तरंग संचरण में कोई बिंदु अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसको क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। एक तरंग पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। आगे बताइएगा, आवर्त काल के बाद बताइएगा कि तरंगों के बीच, यानी कि दो अनुप्रस्थ तरंगों के बीच दो क्रमागत श्रृंग और दो क्रमागत गर्ज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से कहते हैं। इसको लैम्डा से जो है सूचित किया जाता है। आगे बताइएगा कि तरंग की चाल यानी v बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा होता है। यहाँ n क्या हो जाएगा? आवृत्ति। n हो जाएगा आवृत्ति और लैम्डा मतलब क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसके बाद जो हम जैसे बताए थे कि तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग, तो यहाँ तक अभी जो है यांत्रिक तरंग को हमने डिफिनेशन किया है। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में बताइएगा कि देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसको गैर यांत्रिक तरंग के रूप में भी जानते हैं। देखिए आपको लुसेंट में देखिएगा तो लुसेंट में दो बात दिया है, तरंग सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। लेकिन ये दृष्टि बुक में जो दिए हुए हैं कि तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। यह विद्युत चुंबकीय तरंग को ही या अयांत्रिक तरंग या गैर यांत्रिक तरंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और यांत्रिक तरंग के दो भाग होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। और अनुप्रस्थ तरंग कैसी तरंग होती है? यह सिर्फ जो है किस में गमन करती है? ठोस में। और अनुदैर्घ्य जो होती है ये तीनों में जो है वो गमन कर सकती है। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए या उसको अयांत्रिक तरंग बोलिए या गैर यांत्रिक तरंग बोलिए, बताइएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर आपको गामा रे, एक्स रे जितना होता है रे होता है, ये सब इसी के अंदर आता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश तरंग जो होती है, जो कि प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग या आपको एक्स तरंग, ये सब जो है ये किस तरंग में आ जाएगी? ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए या अयांत्रिक तरंग बोलिए या गैर यांत्रिक तरंग, ये तीनों जो है इसी के अंदर आता है। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है, जो कि लुसेंट में कुछ डाटा का अंतर है, उसमें कुछ डाटा का अंतर है। तो इसमें देखिए गामा किरण जो है वो सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला तरंग होता है, ठीक है, किरण होता है। और इसका परास याद रखिएगा, ये तरंग दैर्घ्य याद रखिएगा। इसमें इसका तरंग दैर्घ्य दिए हुए हैं 10⁻⁻16 से लेके 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। यानी गामा के रे का जो है तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 10⁻⁻16 से लेके 10⁻⁻10 तक होता है। और यह जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न किया जाता है। गामा रे कैसे उत्पन्न होता है? नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा जो है गामा रे उत्पन्न किया जाता है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो है ना वो कैंसर के कोशिकाओं को चिकित्सा, कैंसर की चिकित्सा में उसके कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा रे का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे सभी लोग करवाते भी होइएगा। एक्सरे का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में जो है या फिर टूटी हुई हड्डियों को चेक करने में शल्य चिकित्सा में उसका उपयोग क्या किया जाता है? एक्सरे का उपयोग करता है। और एक्सरे जो है वो हड्डी को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वो मांस को पार करके हड्डी पर क्या होता है? रुक जाता है। इसलिए वो लोग जो है एक्सरे का उपयोग कराते हैं अपने शरीर के अंदर हुई विकृतियों को पता लगाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपके शरीर के अंदर हड्डी टूट जाता है तो उसके लिए एक्सरे ही करवाया जाता है, क्योंकि वो शरीर के अंदर मांस को पार कर जाता है, मांसपेशी को, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाता है। इसलिए वो पता चल जाता है कहाँ पर हड्डी टूटा हुआ है। आगे बताइएगा, ये एक्सरे का तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, ये 10⁻⁻13 से लेकर 10⁻⁻8 तक होता है। ये देखिए याद रखिए, गामा का -16 से -10 और एक्सरे का -10 से लेकर -8, -13 से लेकर -8 तक होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक्सरे जो है, एक्सरे यह जो है इसका उपयोग हम बता ही दिए, ये शल्य चिकित्साओं में इसका जो है उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जल शोधन के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन से लैंपों का उपयोग करते हैं? ये अल्ट्रा वायलेट लैंपों का उपयोग किया जाता है। यूवी लैंपों का उपयोग जो है जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश में बताइएगा कि हमारे आँखों के प्रति जो है सबसे ज़्यादा संवेदनशील रंग कौन सा हो जाएगा? नीला। संवेदन वो हरा जो होता है ना वो सुग्राही रंग होता है, आंखों के लिए अच्छा रंग होता है हरा, लेकिन संवेदनशील रंग पूछेगा ना तो वो हो जाएगा नीला। अगर आंखों पे नीला प्रकाश डालिएगा तो आपका आंख जल्दी जो है वो खराब हो जाएगा। और हरा प्रकाश जो है आंखों के लिए सुग्राही होता है, तो उससे आंख का ज़्यादा इफेक्ट जो आंख को नहीं पड़ता। ये याद रखिए, आपको सुग्राही अलग होता है और संवेदनशील जो है वो अलग होता है। संवेदनशील में नीला हो जाएगा और सुग्राही मतलब जो आंखों के लिए अच्छा होता है, मतलब अच्छा तो वैसा नहीं होता है लेकिन आंखों उससे बर्दाश्त हो सकता है, वो हरा हो जाएगा। आगे बताइएगा, अब आते हैं अवरक्त किरणों में। तो अवरक्त किरण जो होती है ऐसे बताइएगा, उसका उदाहरण है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है, जैसे रेडियो, टीवी का रिमोट,
टीवी, इस सब में जो है अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। मोबाइल का टीवी का जो रिमोट होता है उसमें किस रे का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। देखिए तरंग बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें बस कुछ ही ऐसे टॉपिक है इसको आपको याद रखना है, बाकी तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ये अवरक्त किरणों का उपयोग जो है आपको ये किया जाता है। नाइट विजन के उपयोग में भी अवरक्त किरणों का उपयोग जो है किया जाता है। नाइट विजन समझते हैं ना? नाइट विजन समझते हैं? नाइट विजन के उपयोग में जो फसलों के प्रक्षेपण करने में जो वो अवरक्त किरण का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइएगा, इसके बाद है लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग में जो है रडार का उपयोग किया जाता है, जो कि समुद्र कहते हैं। ये रेडियो जो वायुयानों की जो गति उड़ती है उसको पता करने के लिए जो गति होता है उसमें आपको सूक्ष्म तरंगों का उपयोग जो है ये किया जाता है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन और वाईफाई में किसका प्रयोग होता है? ये सूक्ष्म अवरक्त नहीं, वो सूक्ष्म रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग जो हो जाएगा इसका उपयोग मोबाइल और वाईफाई में जो होता है। वाईफाई में जो रे निकलता है उससे कौन सा रे निकलता है? सूक्ष्म तरंग निकलता है। मतलब मोबाइल से जो आप देखिए मोबाइल कहा जाता है कि रात में सोने के समय जो है मोबाइल जो है नेट ऑन करके बगल में रख के नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सूक्ष्म तरंग जो है वो निकलते रहती है, और आपको मोबाइल हो या वाईफाई हो इस सभी से जो है वो सूक्ष्म तरंगें ही निकलती है। उसके बाद बताइए कॉस्मिक किरण जो है ये भी याद रखिएगा, जो कि लास्ट टॉपिक हो जाएगा। कॉस्मिक किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो नहीं होती है। कॉस्मिक किरण के जो कौन सी तरंग नहीं होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी? ये यांत्रिक तरंग हो जाएगी। आपको बताए थे कि यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग दो ही तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को यांत्रिक, गैर यांत्रिक या अयांत्रिक तरंग भी कह सकते हैं। तो ये आपको जो दिया गया था 3 पन्ना का ही था तरंग, इसको पूरे खत्म कर दिया गया है। मतलब तरंग से जो क्वेश्चन पूछने वाला आपको एग्जाम में होगा इससे बेटर आगे नहीं पूछ सकता, और इसका कुछ क्वेश्चन उसको करा देते हैं। बताइएगा वायु में ध्वनि की तरंग जो होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य हो जाएगी, और प्रकाश की अनुप्रस्थ हो जाएगी। ठीक है ना? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है बताइएगा? आवृत्ति मापा जाता है। एंगस्ट्रम किसकी क्या हो जाएगी? तरंग दैर्घ्य की। और एंगस्ट्रम को कैसे सूचित करते हैं? तरंग दैर्घ्य को लैम्डा सूचित करते हैं। ए के पावर 0 जो रहता है उसको एंगस्ट्रम जो सूचित किया जाता है। आगे बताइएगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी हो जाएगी? 3900 से लेके 7800। इसमें 7600 दिए हुए हैं। 3900 से लेके दोनों याद रखिए, 7800 आप क्वेश्चन में दिए हुए हैं और 7600 इसमें जो दृष्टि बुक में दिए हुए हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? आप ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन सुन लीजिए, रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग। ये हो जाएगा आपको ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है कैसी तरंग है? यांत्रिक है, क्योंकि यांत्रिक तरंग में दो ही बताए थे, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। आगे बताया अगला क्वेश्चन है कौन सी तरंगे जो है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ये ध्वनि तरंग। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, उसके लिए माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस तरंगों का उपयोग जो है रात्रि में नाइट विजन के रूप में किया जाता है? अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो टेलीविजन में दूर स्थित वस्तुओं को जो है रिमोट, टेलीविजन के रिमोट में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? इसमें भी अवरक्त किरण का ही, अवरक्त तरंग का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का उपयोग जो है किसको नाश करने में किया जाता है? जीवाणु या रोगाणु नाशक का उपयोग जो है, देखिए कीटाणु नाशक करने के लिए किस तरह का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट बताया था ना, अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा सिटी स्कैन में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का। सिटी स्कैन में एक्सरे का। और बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आगे बताइएगा कि एक्सरे जो है, एक्सरे ये किस प्रकार की तरंग है? ये हो जाएगी अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग या गैर यांत्रिक। ये तीनों मिला के एक ही हो जाएगा, यानी एक्सरे एक प्रकार का आपको विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग जो है MRI में जो है वो किया जाता है। MRI होता है ना, जांच, MRI रिपोर्ट, हाँ, पूरे शरीर का हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो एक्स किरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन हो जाएगा कि जमीन के नीचे सोना पता करने के लिए, पहला हो गया। दूसरा हो गया हृदय को रोग का पता करने के लिए। तीसरा हो जाएगा धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। और चौथा हो जाएगा बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता करने के लिए। हृदय वाला होगा ये हो जाएगा बहुमूल्य पत्थरों और हीरा में खराबी का पता करने के लिए जो है वो एक्सरे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब तो हो गया, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं ये तरंग का, उसके बाद जो है करंट अफेयर जो दिया गया था उसको करा दिया जाएगा। तो बताइएगा तरंग जो है ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हो जाएंगे। देखिए तरंग छोटा चैप्टर है, तुरंत याद आ जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए बिट्टू बाबू। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग। आपको अयांत्रिक नहीं मिलेगा,
तो विद्युत चुंबकीय तरंग देखने को मिल सकता है। और यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन हो जाएंगे? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य हो जाएगा। तो भूकंप का जो एस तरंग होता है ये कौन होता है? ये अनुप्रस्थ हो जाएगा। और भूकंप का जो आपको ये पी तरंग हो जाएगा ये अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो अगला क्वेश्चन बताए थे कि तरंग के आयाम इसको किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। और उसके तरंग का विस्थापन जो है उसको किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कला के द्वारा। उसको कला के द्वारा जो है वो निर्धारित किया जाता है। देखिए नया क्वेश्चन मिला ना, कला के द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए बोलते हैं दृष्टि पढ़ा कीजिए। आगे बताइएगा कि तरंग संचरण के दौरान जो कोई बिंदु अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेती है उसको क्या कहते हैं? उसका आवर्त काल जो है ये कहा जाता है। आगे बताइएगा कि तरंग दैर्घ्य को जो है वो किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। और आपको फार्मूला हो जाएगा तरंग की 4 बराबर भी बराबर क्या हो जाएगा? एन लैम्डा हो जाएगा, जहाँ एन क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। और लैम्डा क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है ना। और भी बराबर क्या होगा? तरंग की चाल हो जाएगी। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो गामा किरण का रेंज बताइएगा, तरंग दैर्घ्य का रेंज 10 के पावर -16 से लेकर 10 के पावर -10 हो जाएगा। और ये एक्स किरण का कितना हो जाएगा? 10 के पावर -13 से लेके -8 तक हो जाएगा। ये दोनों याद रखिए, ये पूछता है ये क्वेश्चन है। ठीक ना। ये आपको जिसका साइंस उसमें तो खास कर वो याद ही रखिए। और गामा किरण का उपयोग जो है किस में किया जाता है? मुख्य रूप से कैंसर के रोगों, क्या कहते हैं, कैंसर के कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा किरण का उपयोग किया जाता है। और एक्स किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? शल्य चिकित्सा में शरीर के अंदर टूटी फूटी हड्डियों को पता करने में किया जाता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन आएगा कि जल शोधन में किस लैंपों का, किस रे का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रे का उपयोग जो है ये किया जाता है। आगे बताइए कि हमारे आंखों के लिए कौन सा रंग जो वो संवेदनशील हो जाएगा? नीला। और सुग्राही कौन हो जाएगा? हरा। और कहीं कहीं पीला भी देता है, हरा पीला दोनों जो है आपको ये सुग्राही हो जाएगा, मतलब आंखों के लिए अच्छा हो जाएगा। आगे बताइएगा कि लघु रेडियो रिमोट और टीवी के रिमोट में किसका उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरण का। नाइट विजन में भी अवरक्त किरण का उपयोग करते हैं। और आपको बताएगा मोबाइल फोन और वाईफाई में सूक्ष्म तरंग का मोबाइल फोन और वाईफाई में सूक्ष्म तरंग का उपयोग जो है किया जाता है। अब आगे बताइएगा, जो कॉस्मिक किरण जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो ये आपको जो तरंग दिया गया था दृष्टि बुक के माध्यम से उसको पूरे ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो है आपको ये देखने को मिलने वाला है जो कि करंट अफेयर है, जो कि 2023 दिसंबर से लेके नवंबर से लेके और कुछ 24 का उसमें अंश जो है वो देखने को मिलेगा। यानी नवंबर 23 से लेके और जो कि होमवर्क में दिया भी गया था जनवरी 24 तक जो इसको पूरे कवर करने का प्रयास किया गया है। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन जीता था? ये 12 फेल जो है ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये जीता था। सभी लोग उम्मीद फिल्म देखे होंगे, बहुत ही अच्छा फिल्म है। ये विद्यार्थी के जीवन से ही संबंधित है, कैसे हाँ मनोज वाला जो IAS मनोज वाला जो है। आगे बताइएगा कि अखिल भारतीय अभियान द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान उद्घाटन जो ये कौन किए हैं? ये जगदीप धनखड़ किए हैं। और जगदीप धनखड़ कौन थे? हैं ही अभी उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन जाएगा, हलवा समारोह यह किस घटना से संबंधित है? ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हलवा समारोह जो है ये किससे संबंधित है? तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया जो है हलवा समारोह से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइएगा, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को। देखिए 3 गो अवार्ड याद रखिए ICC में, तीनों मिला है भारतीयों को और तीनों में प्रथम स्थान पे अपना भारत देश ही है। ICC वनडे रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पे है, टेस्ट में भी प्रथम स्थान पे है और वनडे T20 में भी प्रथम स्थान पर है। T20 में सबसे अच्छा खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया सूर्य कुमार यादव को, वनडे में दिया गया विराट कोहली को और टेस्ट में दिया गया उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उस्मान ख्वाजा को। तीनों को याद रखना है। और तीनों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत ही है। इसमें अवार्ड पाने वाले एगो खाली टेस्ट में आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, बाकी दोनों भारत के ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सबसे अच्छा खिलाड़ी का अवार्ड
पॉली उम्रगीर अवार्ड किसे दिया गया है? ये शुभमन गिल को दिया गया है। और शुभमन गिल से एक बात और याद रखिए, जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है अभी, इसमें पंजाब से स्टेट आइकन जो ये शुभमन गिल को बनाया गया था, ठीक है ना। कहाँ से बनाया गया था? शुभमन गिल। और आपको ये जो कि IPL हुआ था, IPL, इसमें गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? शुभमन गिल ही थे। आगे बताइएगा, कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है, ये कैसे मिला है? जिंदा में या मरण में? मरणोपरांत मिला है। कैमे क्रम का मिला है? 49वें क्रम का मिला है। और ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, रामनाथ ठाकुर उठाने गए थे ना, बेटा गए थे। हाँ, आगे बताइएगा कि बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल का टाइटल कौन जीता है? देखिए, ये चीन के लोग जीते हैं, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा ताई त्यू चिंग, ताई त्यू चिंग, ठीक है ना। ये नाम याद रखिएगा, चीन के ही है। बताइएगा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने का मुख्य वास्तुकार कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर हो जाएंगे। और राम मूर्ति का डिजाइन करता कौन हो जाएंगे? ये अरुण योगी राज हो जाएंगे। देखिए, दोनों ऑप्शन में रहेगा आपको। तो राम मंदिर हो जाएगा तो चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे, और राम जी की मूर्ति हो जाएगा तो वो अरुण योगी राज हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 165 फीट की ऊंचा कांस्य प्रतिमा जो है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया। यानी आंध्र प्रदेश में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची कांस्य, यानी किसकी प्रतिमा है? कांस्य की प्रतिमा जो यह बनाया गया है। आगे बताइएगा, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। और ये BPSC का जो हुआ था 69वीं पोस्ट का एग्जाम, उसमें पूछे हुए हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, BPSC नहीं, ये BPSSC जो होता है, जो दरोगा एग्जाम लेता है, उसमें पूछे हुए हैं। ये आपको अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। आगे बताइएगा, महतारी वंदना योजना कौन सी सरकार द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ के। देखिए, दो याद रखिएगा, महतारी वाला छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और मितान वाला भी हो जाएगा छत्तीसगढ़। महतारी मौ से है, मितान भी किससे है? मौ से है। दोनों का जो है स्टार्ट करने वाला कौन हो जाएगा? जहाँ जहाँ मितान लग जाए, जैसे युवा मितान, महिला मितान, बच्चा मितान, जहाँ जहाँ मितान लग जाएगा ना, मितान, ये जो है आपको छत्तीसगढ़ सरकार ही होगा। आगे बताइएगा, जो ये क्वेश्चन आज हम लोग को टेस्ट में पूछा हुआ था कि फोर्ब्स की हाल की दुनिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूती जो है वो रुपया का वैल्यू किस देश का हो जाएगा? ये दिनार है। और दिनार कहे, ये कुवैत का दिनार है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कुवैती दिनार। कुवैत की रुपया जो है वो सबसे अधिक पावरफुल रुपया में हो जाएगा, मुद्रा में, और ये कुवैती दिनार हो जाएगा। ये याद रखिएगा बिन बाबू, ये क्वेश्चन बहुत दिन से घूम रहा है, ठीक ना। और कहीं घूमते घूमते टपक जाएगा BPSC में। यानी दुनिया में सबसे अधिक महंगा मुद्रा कौन सा हो जाएगा अभी? कुवैती दिनार। कुवैत का रुपया है, वहाँ जैसे अपना यहाँ रुपया चलता है, वहाँ दिनार चलता है, इसलिए वहाँ के रुपया जो सबसे वैल्यूएबल है, और उसका नाम क्या हो गया? कुवैती दिनार हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय लगा देगा तो रोहित शर्मा हो जाएंगे। आपको ऑप्शन में विराट कोहली भी मिल जाएगा, ठीक है ना, और सूरज कुमार यादव भी मिलेगा। इसमें कन्फ्यूजन होना है, जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय लगा देगा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से बाहर दूसरे देश के खिलाफ लगाने वाले सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले हो जाएंगे रोहित शर्मा। और देश के अंदर बात करेगा, यानी जैसे T20 जो होता है वो, उसमें विराट कोहली है जो कि IPL में 9 शतक लगा चुके हैं। और ये T20 में रोहित शर्मा जो है वो 6 शतक लगाए हैं T20 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। और 6वां शतक जो है वो लगाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो ईरान और पाकिस्तान के बीच जो है हाल में तनाव चल रहा है, किसके बीच? ईरान और पाकिस्तान के बीच। इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? सीमा विवाद जो इसका मुख्य कारण हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे अच्छा पुरुष खिलाड़ी जो है ये फीफा में किसको दिया गया है? ये लियोन मेसी को दिया गया है, लियोन मेसी को। और ये कहाँ के निवासी है? अर्जेंटीना के हो जाएंगे। आगे अच्छा बताइएगा कि श्री राम जन्मभूमि में परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024। देखिए, आप तो नेताजी सतत बोलते हैं। 22 जनवरी 2024 को किया गया है। और एक और बात याद रखिए कि इसी दिन जो मोदी जी यहाँ से गए थे दिल्ली में, और प्रधानमंत्री सौर मिशन योजना है ना, जो सौर मिशन योजना स्टार्ट किए थे, जिसके तहत जो है हर घर जो है जो 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त, 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में देने के लिए जो बात जो है वो किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या हो जाएगा? ये नाहवा शोभा अटल सेतु हो जाएगा। नाहवा शोभा अटल सेतु हो जाएगा। ये तो पुल हो जाएगा। अगर समुद्री पुल का बात करेगा ना, तो ये आपको आ गया कौन? अटल सेतु, जो मेरा कहाँ से मुंबई को नवी मुंबई जोड़ता है। वो तो नाम चेंज कर दिया उसका खाली।
पैसा ले ऊपर गाड़ी आर चले तो पैसा टैक्स लगता है। आगे बताइएगा यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है? ये एमफिल, ठीक है ना, एमफिल जो है मास्टर इन फिलोसफी जो होता है, इसकी डिग्री को मान्यता क्या कर दिया, उसको रद्द कर दिया यूजीसी, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर आप फ्रॉड डिग्री खरीद कर बीएड किए होंगे तो आपको भी डिग्री रद्द कर देगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, बहुत आदमी अभी डिग्री उसका रद्द होता है, बहुत पीजी का बिक रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया पैट कमिंस को, क्योंकि दिसंबर 2023 में जो है भारत हार गया था, ऑस्ट्रेलिया का है, और भारत वर्ल्ड कप हार गया था, और हारने वाले कौन हो जाएंगे? भारत हो जाएंगे, और जीतने वाला कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया था, इसलिए वहाँ कप्तान थे पैट कमिंस, इसलिए उसको जो है दिसंबर महीना का जो है सबसे अच्छा खिलाड़ी घोषित किया गया था। समझ गए थे ना, कि वो भारत जैसे देश को क्या किया था, हरा दिया था, इसलिए उसको दिया गया था। आगे बताइएगा, इससे उसका स्कोर उतना अच्छा नहीं है, ना बैटिंग करता है ठीक से, ना ठीक से बॉलिंग करता है वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो प्रतिवर्ष जो है किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे देश में 12 जनवरी को जो है ये युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर जो ये मनाया जाता है। आगे बताइएगा, ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है जो कि नवीनतम हुए हैं कि बिमस्टेक के नए सचिव बने हैं, बिमस्टेक के महान सचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? इंद्रमणि पांडा। ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंद्रमणि पांडा जो है कौन बने हैं? बिमस्टेक के नवीनतम महासचिव बने हैं। फिर से बोलिएगा तो कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडा। इंद्रमणि क्या बने हैं वो? बिमस्टेक के महासचिव बने हैं, ठीक है भुट्टू बाबू। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? ये मथुरा में खोला गया है, और आपको मथुरा में एगो जीआई टैग भी दिया गया हाल ही में, ठीक है ना, जो कि महिलाओं से संबंधित है, वो उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह। और ये कहाँ से संबंधित है? ये दरभंगा की है। नीना सिंह कहाँ की है? दरभंगा की नीना सिंह जो सीआईएसएफ के भी हेड बनी हुई है, और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में सीआईएसएफ की जो है स्थापना हुई थी, और सीआरपीएफ की 1939 में हुई थी। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा विपिन बाबू, जो महतारी बंदना योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़। देखिए, महतारी वाला दो बार अभी तक जो है वो आ चुका है। महतारी वाला कौन था? महतारी और मितान याद रखिएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की पहली सौर ऊर्जा चलने वाली नाव का संचालन जो है ये किस नदी में किया जाएगा? ये सरयू नदी में जो है, तुरंत बाबा करवाया ना, ये सरयू नदी में जो है वो किया जाएगा। और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ जो बसा हुआ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो देखिए, भारतीय नौसेना ने किस जहाज को अपना सेवा से मुक्त कर दिया है? ये जहाज हो जाएगा चीता। यानी चीता पशु का नाम नहीं, ये जहाज का नाम दिया गया था चीता, और इसको जो है वो अपने सेवा से क्या कर दिया है? इसको मुक्त कर दिया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो देखिए, एक क्वेश्चन जो यूपी पुलिस ने पूछा हुआ था कि सर्ववेद मंदिर जो है कहाँ बनाया गया है? सर्ववेद यूपी में था, ये है अयोध्या, बनारस, लखनऊ, कहाँ बनाया गया बताइए? बनारस। ये बनारस में बनाया गया। सर्ववेद मंदिर जो है यह जो यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सर्ववेद मंदिर जो है कहाँ बनाया गया है? बनारस में बनाया गया। और अयोध्या का राम मंदिर कहाँ बनाया गया है? अयोध्या में ही बनाया गया है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि T20 में इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन आएंगे? देखिए, यही रोहित शर्मा 150 मैच भी खेले थे, और उसी 150 मैच में जो है वो अपना शतक मार के जो वो अपना सबसे अधिक शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए थे उसी मैच में। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो पीएम मोदी ने 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ये नासिक में किया। और नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि आईआईटी मद्रास जो है इसका नया कैंपस जो है किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका। पहला खुला है तंजानिया में, और दूसरा जो खुलेगा ना आईआईटी मद्रास देश से बाहर, तो वो खुलेगा श्रीलंका में। पहला खुला था कहाँ? मद्रास में, जो कि ऑफशोर कैंपस हो जाएगा। इसकी अध्यक्ष प्रीति अगला ने बनी थी। और ये जो खुलेगा दूसरा खुलेगा, ये कहाँ खुलेगा? श्रीलंका में खुलेगा। बहुत सही है, 1 नंबर भैया आता है मद्रास आईटी में। आगे बताएगा, चंदूबी उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। चंदूबी उत्सव असम में। और कल परसों लगातार टेस्ट में आ रहा है, पर्पल उत्सव कहाँ
कहाँ माना जाता है? गोवा में। कल भी टेस्ट में दिया गया था, गोवा की राजधानी पणजी में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 था ना ऑप्शन, देखे थे। यहाँ जो टेस्ट होता है सर जी, उसको आप फेंकिएगा नहीं, उसको रखने से भी नहीं होगा, उसको टिक मारिए और उसको रोज एक बार देखा कीजिए, क्योंकि आपको 40 नंबर में जो है ना क्वेश्चन फंसेगा, तो कुछ क्वेश्चन उसमें फंसने की अनुमान जो है वो कर सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रारंभिक आपदा चेतावनी देने के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन जो है ये किस सरकार द्वारा किया गया है? ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया। कुछ दिन पहले देखते हुए आपके मोबाइल पर अलर्ट का मैसेज आता होगा, मौसम विज्ञान नहीं, वो अलर्ट का मैसेज आता होगा, वो जो है आपको बिहार सरकार के द्वारा एक पहल लाया गया था कि आपदा से पहले जो हर एक आदमी के मोबाइल में जो अलर्ट का वो सूचना जो है वो दिया जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, करंट का हो जाएगा, जो किस राज्य के कदियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? ये पश्चिम बंगाल को जो है वो कदियाल साड़ी का जीआई टैग जो है वो दिया गया था। अब जो है ये आपको जो कि ये होमवर्क के माध्यम से करा दिया गया है, और आज एक साथ ही टेस्ट दे के आए हैं, उसमें जो कुछ क्वेश्चन है उसको कराने का प्रयास करते हैं। बताइएगा, जो कि पीआरटी का टेस्ट लिया गया था, और पीआरटी का क्वेश्चन यानी जो कि 1 to 5 डीएलएड वाले साथी हैं उनका ही टेस्ट हुआ था। तो बताइएगा, जो देखते हैं कितना क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं, कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले हमले का विवरण जो है ये कहाँ किया गया है? ये किया गया तबकाते नासरी में किया गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है, पटना जिला जो है बिहार में कितने जिलों से सम्मिलित है? ये 9 जिला। देखिए, पटना ही एक ऐसा जिला है जो कि 9 जिला से जो है बाउंड्री वो बनाता है। 9 प्रमंडल तो है बिहार में, प्रमंडल 6 है, 9 गो प्रमंडल है, 9 गो प्रमंडल है, जिसमें पटना, तिरहुत, मगध, ये जो है गया, ये सब जो इसमें 6 से अधिक जिला है, और पटना ही एक मात्र ऐसा जिला है जो 9 गो जिला से बाउंड्री जो है वो बनाता है। और बिहार की राजधानी में कहाँ है? पटना भी है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? तो पटना ही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में हो जाएगी? ये नगरीय हो जाएगा तो महाराष्ट्र में। कल का भी टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है आपको कि नगरीय जनसंख्या कहाँ की हो जाएगी? सिर्फ अगर जनसंख्या की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, और नगरीय लगा देगा तो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो इसमें सूझियो नहीं रहा है, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो कि कई अस्थायी थे, अस्थायी थे, ये अस्थायी हो जाएंगे, और अस्थायी रूप से कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था ये कैवें क्रम का हुआ था? ये 37वें क्रम का हो जाएगा, गया में 37वें क्रम का हो जाएगा। 27 नंबर का बांकीपुर में हुआ था, और इसके ठीक 10 क्रम के बाद हुआ था 37 में, जो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? 1922 वाले के CR दास किए थे। और पहला वाला जो हुआ था 12 में, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये RM माधवलकर किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये फरेजी आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? ये हाजी सरायतुल्ला और दादू मियाँ दोनों मिले किए थे। इसमें ऑप्शन सिर्फ हाजी सरायतुल्ला ही है, इसमें आपको दादू मियाँ नहीं दिए हुए हैं, तो एक सदी के आंसर इसका भी हो जाता। सिर्फ आपको हाजी सरायतुल्ला, दोनों याद रखिएगा, दादू मियाँ और हाजी सरायतुल्ला, जो कि फरेजी आंदोलन को स्टार्ट किए थे। और सैयद अहमद खां इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि कल आपको हम टेस्ट में क्वेश्चन भी कराए थे थी में, कि सैयद अहमद खां जो है ये वहाबी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, इसको भारत में स्टार्ट करने वाले कौन हो जाएंगे? सैयद अहमद खां हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें सलीमुल्लाह था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां वाला है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन होगा, मेगास्थनीज जो है किसका दूत था? सेलुकस निकेट्स का दूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, संघ सूची जो है यह किसके अंदर आता है? ये केंद्र सरकार के अंदर जो संघ सूची आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में इसको वर्णन जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, कांटेदार जंगल जो है वो किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो कांटेदार जंगल जो है वो नहीं पाए जाते हैं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो गंगा नदी की संरक्षण के लिए जो कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? नमामि गंगे। और आज जो मोदी जो अपना शपथ ग्रहण किए थे, इसमें पहला शुभारंभ जो किए थे ये नमामि गंगे करके ही बोले थे, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ बनाया गया था? ये फ्रांस में बनाया गया था, ठीक है। बताइए कि भारत के किस राज्य में कैगा परमाणु केंद्र स्थित है? ये कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन आएगा, सोन और गंगा नदी के संगम पर बिहार का कौन सा जिला स्थित है? ये पटना स्थित हो जाएगा।
आगे बताइएगा किस नदी के किनारे जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र में स्थित है? ये कावेरी नदी जो है शिव समुद्रम जो है वो थोड़ी है वो। दूसरा है, ये भारत का दूसरा कुचिकल है ना गोवा वाला। तीसरा है वो। नहीं वो जो- दूसरा है और ये तीसरा हो गया है। गोवा वाला जो है वो दूसरा है ना। इस तीन नंबर आ गया, कुचिकल है, दूसरा है गोवा वाला, दूध सागर, तीसरा है ये। इसमें एरर होगा कहीं। तो आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंचाई की आधुनिक विधियाँ जो है वो कौन सा तंत्र हो जाएगा? ड्रिप तंत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो बिहार के किस जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पूर्णिया में होता है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? ये किशनगंज में होता है। ठीक है ना। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन हो जाएगा? किशनगंज ही है। किशनगंज सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। और पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जो पश्चिमी जिला हो जाएगा। ठीक है ना। बताएगा त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर स्थित है? ये गंडक नदी पर, त्रिवेणी गंडक नदी पर स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत खाली ये थी है जी की है। अगला क्वेश्चन देगा मानव मस्तिष्क में जो है कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में जो है मानव मस्तिष्क को बांटा गया है। अगर पश्च और मध्य मस्तिष्क में यह जो है बांटा गया है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाता है और बाकी जो होमवर्क दिया गया था फिर आपको होमवर्क जो दे दिया जाएगा, फिर उसी के माध्यम से कल जो आपको क्लास देखने को मिलेगा। और आपको परसों से जो है ये आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है फिर से रिवीजन जो है हर एक बुक के माध्यम से कराया जाएगा, क्योंकि एग्जाम का डेट जो है सुनने में ऐसा आ रहा है कि बढ़ गया है। अगर बढ़ा होगा तो अच्छी बात है, आप लोग के लिए तैयारी करने का एक और मौका मिल गया होगा। और बाकी अगर नहीं बढ़ा है तो आप लोग उस हिसाब से अपना तैयारी कर लीजिए। वीडियो पीछे दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपको हर चीज़ का तैयारी जो है 40 नंबर के लिए, इससे बेस्ट तैयारी आपको कहीं और देखने को मिलने नहीं सकता है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ। अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब किसी और चीज़ का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा डिस्कशन टीम जो है आपको यूट्यूब पर कहीं इसके अलावा और देखने को मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप इसको विश्वास के साथ जो है सब्सक्राइब कर ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। किसी और अन्यत्र साथी से भी इसको सब्सक्राइब करवा लीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।